नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और आज इस वीडियो में आपके सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट के ऊपर थोड़ी सी मैं रोशनी डालना चाहूँगा। रोशनी इन द सेंस कि एक्चुअली क्या होता है कि जब हमारे पास रिपोर्ट्स आती हैं ना, तो हम बहुत अलग अलग तरीके से उसको अंडरस्टैंड करते हैं। कुछ पेशेंट हमसे भी पूछते हैं मोटिलिटी क्या चीज़ है, मॉर्फोलॉजी क्या चीज़ है, हमारे शुक्राणु तो सही आ रहे हैं, ये मोटिलिटी मॉर्फोलॉजी बहुत कम आ रही है, अब मैं कंसीव कब तक कर लूँगा, कब मैं कंसीव कर पाऊँगा, कब ये ऐसी चीज़ें प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, या ये होती है या नहीं होती है, या मॉर्फोलॉजी कभी सुधर सकती है या नहीं सुधर सकती, या मोटिलिटी कभी बढ़ सकती है या नहीं बढ़ सकती, या फिर हमारी जो सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट में स्पर्म काउंट है वो कितना होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए। तो जनरल चीज़ें हैं जो मेरे हिसाब से आप सबको समझनी चाहिए। अगर आपके पास सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट है तो शायद आप अपने सामने ले आओ, या नहीं भी ला रहे तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा उसको डीपली थोरली समझ लो। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके सीमन एनालिसिस की। सबसे पहली बात समझना, सीमन एनालिसिस होता है, स्पर्म एनालिसिस नहीं होता। सीमन जो होता है वो बेसिकली प्रोस्टेट ग्लैंड से निकला हुआ और उसके अंदर इंडल्ज हुआ हुआ स्पर्म को टोटली कैलकुलेट किया जाता है, इसलिए सीमन एनालिसिस बोला जाता है। टेस्ट की रिपोर्ट को स्पर्म एनालिसिस नहीं बोला जाता। सीमन एनालिसिस में या सीमन के अंदर जितने शुक्राणु हैं, स्पर्म हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे कि उसका काउंट कितना है, उसकी मोटिलिटी कितनी है, उसकी विस्कोसिटी कितनी है, उसकी A to Z सारी चीज़ें उसके बारे में बात होती है। जब आप सीमन एनालिसिस के लिए जाते हो, जहाँ पर आप सीमन का अपना टेस्ट करते हो, इजैकुलेट करके देते हो किसी भी लैब में, तो सबसे पहले उसकी प्रायोरिटी होती है कि उसमें पस सेल है या नहीं है, उसमें शुक्राणु है या नहीं है। तीसरा, उसका कितनी वॉल्यूम है, कितनी क्वांटिटी में निकल रहा है, विस्कोसिटी क्या है, 30 मिनट में वो पानी बन रहा है या नहीं बन रहा, ज़्यादा हार्ड तो नहीं है या ज़्यादा लिक्विड तो नहीं है, क्या उसको जल्दी कम टाइम तो नहीं लग रहा। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैटर करती है एज इन कंसीव पार्ट में। अगर आप देखा जाए तो उसमें वॉल्यूम भी मैटर करता है। 2 ml से अगर आपका कम है तो वो एक रेड फ्लैग आ जाता है कि वो गलत है, उससे ऊपर होना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो जनरल चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले जनरल चीज़ों को ही हम काउंटर करते हैं। जब आप सीमन देते हो तो सबसे पहली जनरल चीज़ों में आ जाती है आपकी वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होना चाहिए? 2 ml से अबव होना चाहिए। अगर 2 ml से कम है तो इट मीन्स कि वो एक दिक्कत दे सकता है, और वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा उतना आपके लिए बढ़िया होगा, क्योंकि उतने ही चांसेस उसमें स्पर्म काउंट के बढ़ने के हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप अपनी रिपोर्ट देखोगे तो वो पर ml होता है। अगर आप देखोगे तो उसमें अगर आप स्पर्म काउंट की कैटेगरी में जाओगे तो उसमें होगा 30 मिलियन पर ml। वो ये नहीं बोलेंगे कि पूरी की पूरी रिपोर्ट में, किसी रिपोर्ट में क्लियर कर देते हैं कि वो कितनी टोटल स्पर्म काउंट है, बट वो ऐसे ही मेंशन किया जाता है 12 मिलियन पर ml, 15 मिलियन पर ml, 30 मिलियन पर ml। तो ml पे डिपेंड करता है, तो इसीलिए वॉल्यूम होना हमारे लिए अच्छी बात होती है। तो जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा उतने ही जनसंख्या आप शुक्राणु की दे पाओगे। तो सबसे पहले वॉल्यूम के ऊपर कि वॉल्यूम 2 ml से नीचे नहीं होना चाहिए। अगर वो है तो उस कंसीव करने में इश्यूज आएंगे। उसके बाद आ जाती है एक विस्कोसिटी की बात। विस्कोसिटी जो होती है वो बेसिकली गाढ़ेपन को देखा जाता है। विस्कोसिटी मीन्स गाढ़ापन। गाढ़ा जो है वो अप्रॉक्सीमेटली आधे घंटे के बाद लिक्विफाई होना चाहिए। अगर उससे पहले हो रहा है तो समझ लेना कि हमारे शुक्राणु कम है या फिर सीमेन की क्वालिटी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से वो टिक नहीं पा रहा, जिसकी वजह से अगर लंबा टाइम अगर उसके अंदर सर्वाइवल की चांसेस देखें तो वो कम हो जाते हैं, स्पर्म जल्दी डेड हो जाएंगे, तो जिसकी वजह से उसका जो कंसीव वाला पार्ट है वो अधूरा रह जाएगा। तो इसीलिए उसमें विस्कोसिटी भी आधे घंटे से पे अबव होनी चाहिए, आधे घंटे के अंदर लिक्विफाई होना चाहिए। तो ये एक जनरल चीज़ है। अब इसके बारे में बात करते हैं कि इसमें एक और आता है पस सेल्स का। उसमें वो HPF में कंसीडर करते हैं कि 8 जनरली रिपोर्ट्स में जो होती है वो 4 से 5 HPF होता है, 7 से 8 HPF होता है। किसी में वो पस सेल्स जो होते हैं वो 30-40 HPF चले जाता है, वो गलत है। अगर वो जनरल कैटेगरी में देखा जाए तो अगर वो 7 से 8 की HPF से नीचे है तो दैट्स अ नॉर्मल थिंग। अगर वो उससे अबव जा रहा है तो वो एक रेड फ्लैग है। इसी के बाद बारी करते हैं शुक्राणु की काउंट की, मतलब गिनती की। अब शुक्राणु की गिनती जो होती है वो स्पर्म काउंट के आगे लिखी होती है। जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि 15 मिलियन, 20 मिलियन, 40 मिलियन पर ml। तो ml आपका डिनोट करता है वॉल्यूम से, और अगर जितना ज़्यादा आपका वॉल्यूम होगा उतनी ही जनसंख्या आपकी उसमें बढ़ेगी। तो इसीलिए वॉल्यूम भी बढ़ाना है, शुक्राणु भी बढ़ाना है। तो शुक्राणु बढ़ाने के लिए जनरली हम रेमेडीज भी बताते रहते हैं अपनी उसमें, बट अगर आपकी नॉर्मली शुक्राणु, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि 15 मिलियन से अबव जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वो नॉर्मल है, बट 15 मिलियन से अगर कम है तो वो एक गलत है। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डाटा है, बट एज एन अगर हम इंडियन क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में देखें तो यहाँ पर पहले जनरली 50 मिलियन को ही
मानते थे कि 50 मिलियन इट्स गुड फॉर कंसीव पार्ट। अगर उसको WHO के हिसाब से देखा जाए वो कहता है 15 मिलियन। तो हम यहाँ पर ऐसा नहीं कहेंगे कि 50 मिलियन या 15 मिलियन इट्स गुड। मैं तो बोलूँगा अगर आपके जितने ज़्यादा शुक्राणु अगर वो 100 मिलियन होते हैं पर ml तो दैट्स अ गुड थिंग, नॉट अ बैड थिंग। तो कोशिश करो जितने ज़्यादा शुक्राणु बढ़े उतने ही आपके कंसीव के चांसेस ज़्यादा बढ़ेंगे, उतने ही जल्दी आप अपने बच्चे को देख पाओगे, प्लान कर पाओगे। अब रह गई बात यहाँ पर सेकंड पे। सेकंड आती है बारी यहाँ पर मॉर्फोलॉजी और मोटिलिटी के बारे में। ये बहुत मेजर चीज़ है, मॉर्फोलॉजी और मोटिलिटी। मॉर्फोलॉजी उस चीज़ को कहते हैं जो आपके स्पर्म का स्ट्रक्चर है। अब स्ट्रक्चर में हेड भी आता है, नेक भी आता है और टेल भी आता है। ये 3 कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं। अब 3 कंपोनेंट तीनों अलग अलग चीज़ों को लेके जा रहे होते हैं। कोई आपका DNA लेके जा रहा है, कोई आपको वो स्पायरल की तरह टेल को घुमाने की आगे फॉरवर्ड करने के लिए लेके जा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें उनके साथ कॉम्प्लेक्स चीज़ें जुड़ी होती है। तो इसीलिए अगर वो स्ट्रक्चर पूरा नहीं है, अगर उसका मॉर्फोलॉजी अच्छी नहीं है या उसका स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है तो कंसीव में कभी भी हेल्प नहीं करेगा, शुक्राणु आपके जितने मर्जी ज़्यादा हो जाए तो भी। आपकी एक रिपोर्ट्स में मेंशन किया जाता है मॉर्फोलॉजी और मोटिलिटी, 2 वर्ड्स और। अब मॉर्फोलॉजी के सामने जो बेसिकली मेंशन किया जाता है वो एक आपको ग्रेटर देन और लेस देन का एक साइन दिए होते हैं। उसमें एक 40% डिनोट किया होता है कि 40% से अबव जो मॉर्फोलॉजी होती है वो इट्स अ गुड थिंग। मैं तो कहूँगा वो अप्रॉक्सीमेटली 50% से अबव रखने की कोशिश करो, क्योंकि अगर आधा स्ट्रक्चर आपका ख़राब है या आधे से ज़्यादा स्ट्रक्चर ख़राब है तो कंसीव करने में दिक्कत आएगी। हम मिलियंस ऑफ स्पर्म निकाल भी दें, अगर उसमें से आधी जनसंख्या ख़राब होगी तो आगे जाएगी कैसे? कोई ना कोई तो उसका रास्ता रोकेगा। एक तो फीमेल साइड की इम्यूनिटी रोक सकती है या फिर वो एक तरीके से बैरियर क्रिएट कर सकती है। दूसरा, आपकी बॉडी जितने भी मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर वाइज ख़राब स्पर्म निकालेंगे एक तरीके से तो वो आपके अच्छे मॉर्फोलॉजी वाले स्पर्म काउंट का भी रास्ता थोड़ा सा ब्लॉक करेंगे। तो इसीलिए कोशिश करो कि जितनी अच्छी मॉर्फोलॉजी हो उतना बढ़िया। तो मॉर्फोलॉजी इट्स अ स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर हमेशा अच्छा होना चाहिए। अब रह गई यहाँ पर बात मोटिलिटी। मोटिलिटी का किसी रिपोर्ट्स में अबव 40-50% दिखाया होता है और किसी रिपोर्ट पे अबव 4% दिखाया होता है। मीन्स कि 4% से अबव होनी चाहिए। अब उसमें भी आप ग्रेटर देन और लेस देन का साइन देखोगे, ग्रेटर देन 40% और लेस देन 40%, वो इसीलिए दिखाया जाता है कि 40% से अबव। अगर 40% से अबव नहीं है तो उसको कंसीव करने में दिक्कतें आएंगी या कंसीव ना भी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए मोटिलिटी इट्स लाइक अ तीव्रता जो टेल स्पायरल करके घुमाती है आपके शुक्राणु को टूवर्ड्स एग की तरफ ले जाने के लिए। अगर वो ढंग से घुमा नहीं पा रही या उसका वो स्ट्रक्चर ही नहीं बना या फिर वो घूमने के सक्षम ही नहीं है, स्पर्म तो सही बना बट वो घूम ही नहीं रहे, तो समझ लेना कि वहाँ पर भी कंसीव के चांसेस नेगेटिव में चले जाते हैं। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी, स्पर्म काउंट, ये 3 इतनी मेजर चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपकी डिपेंड होती है कि कंसीव का पार्ट कैसे होगा कैसे नहीं। इसी के साथ आपका वॉल्यूम मेजरली काम करता है। बाकी अगर आपकी रिपोर्ट में थोड़े बहुत पसल्स बड़े हुए हैं या कम है उसको वो चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। इसी के साथ अगर बात करी जाए तो इसमें कोशिश करो कि जितनी अच्छी आपके स्पर्म काउंट, मॉर्फोलॉजी या फिर मोटिलिटी, उतने ही चांसेस आपके कंसीव के पार्ट के। तो अगर आपकी रिपोर्ट्स में कुछ भी कमी लग रही है तो प्लीज़ अपने आसपास के डॉक्टर से मिलिए, इस बारे में बात कीजिए और अपनी उस कमी को दूर कीजिए, क्योंकि इसको दूर करना आसान है। अब रह गई बात यहाँ पर सेकंड की, जहाँ पर हमें ये डर लगता है कि मॉर्फोलॉजी कभी ठीक हो नहीं सकती, मोटिलिटी कभी ठीक नहीं हो सकती, या फिर शुक्राणु कभी बढ़ नहीं सकते, या शुक्राणु जहाँ पर नील है वो कभी आ ही नहीं सकते। आपके सामने एक स्क्रीन चल रही है जहाँ पर बहुत सारी रिपोर्ट्स बिफोर आफ्टर की हैं, जहाँ पर पेशेंट क्योर हुए हैं, एज इन मोटिलिटी में भी, मॉर्फोलॉजी में भी, स्पर्म काउंट में भी और नील स्पर्म काउंट के पेशेंट भी, इवन वॉल्यूम भी उनके बढ़े। आप एक बार रिपोर्ट्स को जज कीजिए, जानिए और खुद ही उसको चेक करिए, चाहे आप स्क्रीन को रोक कर रिपोर्ट्स को मिलाकर भी देख लेना, तो सारी की सारी रिपोर्ट जो होती है वो एक्चुअली में नॉर्मल हो सकती है। बस थोड़ा सा टाइम, समय और आपकी एक छोटी सी होप जो होती है वो लगती है, और जिसकी वजह से हम इस जगह पे, इस पोजीशन में पहुंच जाते हैं। तो गाइस, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि अगर मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी या कोई भी चीज़ बढ़ानी है वो ईजिली बढ़ जाती है, बस थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, अप्रॉक्सीमेटली 3 महीने। उसके पीछे रीज़न है, साइकिल हमारी 3 महीने की होती है और जिसकी वजह से हम क्योर हो भी पाते हैं। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।